तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का अपना टॉपिक है एनसीईआरटी से क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन। 7.1 में आपने देखा था कि जो भी था निरीक्षण विधि द्वारा आपको समाकलन करना था या फिर डायरेक्ट मेथड से समाकलन करना था। लेकिन अब जो एक्सरसाइज 7.2 और या फिर इसके आगे का जो भी समाकलन है उसमें कुछ ना कुछ मेथड का, कुछ ना कुछ विधि का यूज करके आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो अब जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसका डायरेक्ट से कोई भी इंटीग्रेशन नहीं निकल सकता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। जैसे देख लो, इंटीग्रल ऑफ 2x और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल x के सापेक्ष। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते रह जाएंगे। नीचे में अगर सिंगल टर्म रहता तो हम अलग अलग भाग करके कर लेते, लेकिन यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है। तो अब समझना होगा आपको कि इंटीग्रेशन करने के टोटल कितने विधियां हैं। इंटीग्रेशन करने के टोटल 3 मेथड हैं हमारे पास। पहला है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, दूसरा है आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन और तीसरा है खंडशः समाकलन। जो भी अपने इंटीग्रेशन 7वां चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज है उस सभी एक्सरसाइज को मिला करके बस यही 3 मेथड हमें पढ़ना है। और ये 3 मेथड पढ़ लेंगे, इंटीग्रेशन के किसी क्वेश्चन को हल करने में आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में देखने वाला एक्सरसाइज 7.2 का सोल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझना है बड़े ही प्यारे तरीके से। अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों देखिए, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आपको पीछे में लिखा हुआ दिख रहा है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स और 1 एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको देखिए सबसे पहला मेथड है ना अपना प्रतिस्थापन, 7.2, 7.3 और 7.4 पूरा प्रतिस्थापन विधि का ही यूज होगा। प्रतिस्थापन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। इसी मेथड का यूज करना है और इस क्वेश्चन को समझिए। आइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहला काम होता है कि हम किसी फलन को z माने। जैसे कि देख लो यहाँ पर जो भी स्टेप होगा ना, कोई फलन f ऑफ x हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, ठीक है, और साथ साथ उसका डेरिवेटिव मतलब f डैश x भी उस क्वेश्चन में ही होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको उस फॉर्मेट पर लाना होगा कि कोई फलन और उसका डेरिवेटिव, दो के अलावा कोई तीसरा ना मिले। तो देखिएगा यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हालांकि चूंकि पहला प्रश्न है तो हो सकता है कि समझने में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन को करने के बाद पूरे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है ऊपर में 2x और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ऐसा कौन सा चीज़ इस क्वेश्चन में है जिसका डेरिवेटिव आपको साफ साफ दिख रहा है। तो अगर ध्यान देंगे नीचे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। तो x 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का डेरिवेटिव जस्ट ऊपर में मिल रहा है, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। आप फलन खोज लीजिए और उसका डेरिवेटिव खोज लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर जैसे कि ये दिया हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हम करेंगे, माना z। फलन हम किसको मानेंगे, जो भी फलन होगा उसको हम z मानेंगे। तो z बराबर क्या मान लिया हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अवकलन करो x के सापेक्ष, तो dz अपॉन dx हो जाएगा। z का अवकलन x के सापेक्ष dz अपॉन dx, और इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यहाँ से आपको क्या करना है, dz इक्वल टू ये 2x को आप dx को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा 2x dx। अब एक चीज़ आप कंफर्म कर लेना क्वेश्चन में, ये इतना चीज़ करने के बाद कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया और यहाँ से 2x dx है तो ऊपर में 2x dx मिल गया। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं बच रहा है, तो बस क्वेश्चन अब यहाँ से हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ से हम लिखेंगे नाउ, ठीक, जो चीज़ आपने माना है उसको इंटीग्रेशन में पुट करो। माने हम z किसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर चूँकि नीचे में है तो इसके जगह पर हम z रख सकते हैं। और ऊपर वाला जो 2x dx है वो किसके बराबर है, dz के। तो यहाँ 1 लिख करके इधर हम क्या करते हैं, dz लिख देते हैं। यहाँ से क्या चीज़ साफ साफ क्लियर समझ में आ रहा है कि 1/z का इंटीग्रल चाहिए आपको z के सापेक्ष। 1/x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। तो 1/z का इंटीग्रल z के सापेक्ष क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ z। तो बस वही चीज़ पुट करना है यहाँ पर, ये हो जाएंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ z और प्लस में c। और z हमने किसको माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो वैल्यू हम रख देंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में c। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों पहला क्वेश्चन था, थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर के समझाएं, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन में खोजिए कि फलन आपके पास क्या है, उसका डेरिवेटिव क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि log x को अगर फलन माने हम, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो 1/x, नीचे में x है तो 1/x ही तो है। हाँ, तो यहाँ पर समझ में आ गया हमको कि हम यहाँ पे z मानेंगे किसको, log x को। तो माना z बराबर log x, तो dz अपॉन dx क्या हो जाएगा, dz अपॉन dx हो जाएंगे 1/x, ठीक है।
और अगर डी जेड का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 1/x और ये डी एक्स उधर जाने के बाद डी एक्स। तो देखिएगा यहाँ से log x को हमने z माना है तो ये तो log x का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा z का स्क्वायर, ठीक है। और 1/x dx बच रहा है, तो 1/x dx किसके बराबर है, dz के। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि हमको z स्क्वायर का इंटीग्रल z के सापेक्ष करना है, तो ये क्या हो जाएगा z⁻³ और प्लस में c। और z हमने किसको माना था, log x को, तो यहाँ से हो जाएगा log x का क्यूब और बट्टा में 3 और प्लस में c। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। अब जस्ट तीसरा क्वेश्चन में अब देखेंगे कि इस दोनों क्वेश्चन में तो साफ साफ हमको फलन दिख रहा था और उसका डेरिवेटिव भी दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर आप अगर log x को z मान भी लेते हो तो 1/x और प्लस में कुछ अलग अलग टर्म है, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है तो सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। यहाँ देख सकते हैं कि इस दोनों टर्म में आपको x दिख रहा है, तो सीधा सा बात है कि x कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 1/, नीचे से x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x और यहाँ से बच गया 1 और यहाँ से भी x कॉमन आया तो यहाँ से बच गया log x और dx। यहाँ से ध्यान दो, नीचे वाला ये चीज़ है, इसका डेरिवेटिव 1/x होता है ना, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं z किसको, 1 + log x को, 1 + log x को हमने z मान लिया, तो z का अवकलन x के सापेक्ष dz/dx और इधर का 1/x, तो यहाँ से dz का वैल्यू क्या हो गया 1/x dx, तो 1/x और dx के अलावा कुछ है भी नहीं, वैल्यू पुट कर दो। नाउ इंटीग्रल ऑफ 1/1 + log x है, मतलब नीचे वाले में क्या हो जाएगा z, और 1/x dx किसके बराबर है, dz के बराबर, तो यहाँ से इसको रख दीजिए dz, ठीक। 1/z का इंटीग्रल बस वही हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ z + c, और z आपने जिसको माना था उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ 1 + log x और प्लस c। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। टोटल इस एक्सरसाइज में है 37 क्वेश्चन। इतना समय आप किसी क्वेश्चन में नहीं देंगे, क्योंकि अगर इतना समय दिया हमने तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है इस चैनल पर। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारे तरीके से हल करना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है sin x इंटू साइन ऑफ cos x इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। तो मेरे प्यारे भाई देखो यहाँ पर दो टर्म अलग अलग है, एक तो इधर sin x है और एक इधर साइन ऑफ cos x है। अब बताइए यहाँ पर अगर sin x को फलन मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो sin x है इसको फलन हमने मान लिया, तो cos x के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर cos के अलावा क्या है sin भी है, तो यहाँ पर हम फलन जो है sin x को नहीं मान सकते, यहाँ पर फलन हमको मानना होगा इस cos x को, क्योंकि cos x का भी डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x होता है। तो किस तरह से सॉल्व करना है देख लो, यहाँ पर हम मान लेंगे माना z बराबर cos x, तो यहाँ से इसका x के सापेक्ष अवकलन dz/dx क्या हो जाएगा माइनस sin x, ठीक, माइनस साइन एक्स। अगर dz का वैल्यू सिर्फ चाहिए तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये dx उधर जा कर के dx लग जाएगा, ठीक। लेकिन देखो ऊपर में अगर हमने cos x को हमने फलन माना है तो उसके अलावा sin x dx बच रहा है, तो केवल sin x dx का मान हमको चाहिए, तो ये माइनस इधर आकर के लग जाएगा कि नहीं, ठीक। चलो ना अब वैल्यू पुट करो क्वेश्चन में, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या है साइन ऑफ cos x, इस cos x को हमने जहाँ z माना है तो इसको हम क्या लिखेंगे साइन z, तो ये हो जाएगा साइन z, ठीक। और ये बच रहा है sin x और dx, तो sin x dx किसके बराबर हो गया माइनस dz के बराबर। अब मेरे प्यारे भाई बताइए ये माइनस और चाहे जो भी कांस्टेंट गुना में होता है उसको हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएंगे sin z dz। अब sin z का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, ये होता है माइनस cos x, तो पहले से ये माइनस था ही और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos z और प्लस में c, ठीक। माइनस माइनस प्लस, प्लस में cos हो गया और z की जगह पर हम रख देंगे cos x, तो ये हो जाएगा cos ऑफ cos x और प्लस c। यही रहा अपना प्यारा था आंसर, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर sin ax प्लस b है, cos ax प्लस b है। आपको यहाँ पर ये भी पता है कि sin का भी डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin होता है। दोनों में से किसी को भी मान करके बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा माइनस का लफड़ा ना लगे इसीलिए हम sin x को मान लेते हैं। sin को फलन मान लेंगे तो इसका डेरिवेटिव प्लस में cos x हो जाएगा, लेकिन अगर cos को आप मानते हैं फलन तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin हो जाएगा, तो माइनस का लफड़ा तो हो ही गया, आंसर मैच करने में दिक्कत हो जाएगा वैसे में, हालांकि आंसर दोनों से ही सेम आ जाएगा। तो माना z बराबर क्या हो जाएगा साइन ax प्लस b, ठीक।
जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में भी हम क्या कर रहे थे, जेड मान रहे थे किसी फलन को, उसका अवकलन एक्स के सापेक्ष निकाल रहे थे। तो अब उतना करने का जरूरत नहीं है, अब सीधे करना, नीचे में dx ना लिख करके सीधे dx को इधर लिख देना। तो यहाँ पर से dz हो जाएगा ये, और इसका अवकलन करो x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ax प्लस बी, लेकिन x का गुणांक क्या है, a है, इसीलिए a से गुना भी होगा, और साथ में इधर dx आना है, जो कि अगले स्टेप में हम इधर से उधर ले जाते हैं, ठीक। तो उसको हमने डायरेक्ट ले गया। लेकिन अब देखो यहाँ से साइन एक्स प्लस बी की जगह पर अगर आप जेड रख भी लेते हैं तो केवल cos ax प्लस बी और dx बच रहा है, केवल cos ax प्लस बी और dx बचेगा, a का तो कोई काम नहीं है, तो a को आप करो इधर ले जाओ भाग में, समझ गए, मिटा करके हमने 2 स्टेप में कर लिया। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो इसको, नाउ इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस बी को हमने जेड माना है तो इसको रख दो जेड, cos ax प्लस बी dx किसके बराबर है, तो ये बराबर है dz अपॉन a के। इसमें a जो है कांस्टेंट है, चूंकि z के सापेक्ष अगर इंटीग्रेशन करना है तो z के अलावा जो भी मिलेगा आपको कांस्टेंट ही मिलेगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो 1/a, और z का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, z के सापेक्ष। अब बताओ यहाँ से मेरे प्यारे भाइयों, z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z² 2 प्लस c, z हमने किसको माना था, साइन ax प्लस बी को, तो साइन स्क्वायर में ax प्लस बी हो जाएगा, और अपोन में क्या हो जाएंगे 2a और प्लस सी। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको है रूट अंडर एक्स प्लस बी, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक तो प्रतिस्थापन विधि। तो चूंकि 7.2 में है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ पर आप प्रतिस्थापन यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक डायरेक्ट मेथड से किस तरह से सॉल्व होगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ आपका है रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, और इसका इंटीग्रेशन है एक्स के सापेक्ष, तो इसको अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी का पावर कितना है, 1/2 है, और इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। अब एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे में भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1। लेकिन x का गुणांक a है तो a से भाग भी किया जाएगा इंटीग्रेशन में, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ax प्लस बी टू दी पावर 3/2, और नीचे में भी हो जाएगा 3/2 और इंटू में a और प्लस c। अगर इसको आप डायरेक्ट लिखना चाहें, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और नीचे वाला a इसमें गुना हो जाएगा, ये हो जाएंगे ax प्लस बी टू दी पावर 3/2 और प्लस में c। ये तो वो अपना डायरेक्ट वाला मेथड वाला आंसर, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का यूज़। प्रतिस्थापन विधि के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मानना होगा z। तो z आप मान लीजिए इसको ax प्लस बी को, तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो ax प्लस बी का पूरा डेरिवेटिव कितना आएगा, a आएगा, और साथ में इधर वाला जो dx होना था इसको इधर ले जाओ। अब देखो इसको आपने z मान लिया है तो रूट अंडर z तो हो जाएगा, लेकिन बच रहा है क्या, केवल और केवल dx। तो यहाँ से केवल और केवल dx का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा dz अपॉन a, किसके बराबर, dx के बराबर। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर z, और ये dx किसके बराबर है, तो dz अपॉन a के बराबर है। 1/a कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, z टू द पावर 1/2 इंटीग्रल z के सापेक्ष। तो देखिए यहाँ से ये हो गया 1/a और इंटू z का पावर 1/2 का इंटीग्रल, 1/2 में 1 जुड़ाएगा, और नीचे भी 1/2 में 1 जुड़ाएगा, और प्लस c। ये हो गया 1/a इंटू z टू द पावर 3/2, और नीचे भी 3/2 और प्लस c। अब क्या करना है, अगला स्टेप में z का वैल्यू रखना है। तो ये हो गया 3/2 भाग में है, इसको गुना में ले जाएंगे तो पलट जाना है, तो 2/3 हो जाएगा, नीचे वाला a इसमें गुना हो जाएगा, और z का पावर 3/2 है, और z हमने किसको माना था, ax प्लस बी को, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी का पावर 3/2 और प्लस में c। तो दोनों तरीके में से आप कोई सा भी तरीका यूज़ करके क्वेश्चन बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के प्यारे भैया नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आप इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे भैया बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन में, एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 2। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए आपको कुछ अगर समझ में ना आए क्वेश्चन में, तो जो भी रूट के अंदर वाला टर्म है उसको आप क्या करो, जेड मान लो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना जेड किसको, एक्स प्लस 2 को, ठीक है। तो यहाँ से डी जेड क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और साथ में इधर वाला तो dx आना ही है, मतलब dz का वैल्यू किसके बराबर आ गया, dx के बराबर, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब वैल्यू हम पुट करते हैं, और एक्स्ट्रा में जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो आगे निकाला जाएगा। रूट के अंदर x प्लस 2 है, x प्लस 2 को हमने z माना है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर z
डी एक्स का वैल्यू डी जेड के बराबर है, लेकिन एक्स तो एगो बच रहा है ना, एक्स का मान कहाँ से पता चलेगा, तो एक्स का मान पता चलेगा यहाँ से। अगर जेड बराबर एक्स प्लस 2 है तो यहाँ से केवल और केवल एक्स का मान अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये 2 चला जाएगा इधर माइनस में, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जेड माइनस 2। तो चलिए यहाँ से एक चीज़ नया पता चला कि एक्स के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, जेड माइनस 2, ठीक है। और डी एक्स किसके बराबर, डी जेड के बराबर, ठीक। तो देखो अब यहाँ से क्या होता है, रूट जेड को हम जेड से गुना करेंगे, मतलब जेड का पावर 1/2 का गुना होगा जेड के साथ, और फिर माइनस 2, और जेड टू द पावर क्या हो जाएंगे 1/2, और इंटीग्रेशन जेड के सापेक्ष। रूट जेड का मतलब ही होता है जेड का पावर 1/2, ठीक। अब देखो यहाँ से बेस सेम है, गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जेड का पावर 1 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड का पावर 1/2 में 1 जोड़ाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, और माइनस 2 गुना जेड का पावर 1/2, और इसका इंटीग्रेशन जेड के सापेक्ष। अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या फिर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। जेड का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड का पावर 3/2 प्लस 1, और नीचे में भी 3/2 प्लस 1, और माइनस 2 है गुना में। जेड का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन जेड का पावर 3/2, और नीचे में भी 3/2 प्लस सी। देखो 1/2 का इंटीग्रेशन आप सीधे याद रखो कि 1 जोड़ेंगे तो 3/2 ऊपर भी होना है, 3/2 नीचे भी होना है। तो हर क्वेश्चन में इतना लंबा प्रोसेस करते जाइएगा तो उतना भी संभव नहीं है, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करिए। 3/2 में 1 जोड़ेंगे ना तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया जेड का पावर 5/2, और नीचे में भी 5/2, माइनस 2 इंटू जेड का पावर 3/2, और नीचे में भी 3/2 प्लस सी, ठीक। अब जो भी नीचे वाला टर्म है इसको ऊपर ले जाओ, पलट जाएगा ना, 2/5, और जेड का पावर 5/2, और माइनस 2 गुना ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और जेड का पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। यहाँ से देखो 2/5, और जेड हमने किसको माना था, x प्लस 2 को, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का पावर 5/2, और माइनस 2 दूनी 4/3, और x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस में c। यही अपना प्यारा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारा भैया समझ में आ गया होगा। अगर समझ गए हैं तो नोट कीजिए, फिर इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 8, x रूट अंडर 1 + 2x स्क्वायर। तो देखिए जहाँ वहाँ पिछला क्वेश्चन जो था उसमें बाहर में भी x ही था, रूट के अंदर में भी x वाला ही टर्म था, लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर में x स्क्वायर वाला टर्म है, बाहर में x वाला टर्म है। तो आपको पता है कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। भले ही x के टर्म में तो आता है ना, भले ही गुना भाग में कोई भी अंक है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो रूट के अंदर में जो टर्म है आप उसको z मानो, माना z बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2x स्क्वायर। तो अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो dz का वैल्यू इधर का 1 का डेरिवेटिव 0, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, और ये वाला dx तो जाएगा इधर। तो देखो रूट के अंदर में जो भी टर्म था 1 + 2x स्क्वायर उसको हमने z मान लिया, तो बच क्या रहा है x और dx। तो हमको केवल x और dx का मान चाहिए, तो ये 4 जगह जाएगा भाग में, मतलब dz/4 आ जाएगा किसका मान, x × dx का, ठीक है। ये चीज़ चूँकि ज़रूरी है तो इसको घेर करके रख लीजिए, चूँकि कहीं भागे नहीं ज़्यादा दूर। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर वाला टर्म को हमने माना z, तो रूट z हो गया। x dx किसके बराबर है, dz/4, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो 1/4 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, और रूट z का इंटीग्रेशन क्या होता है, z का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, यही ना होगा। तो ये हो गया 1/4, और z टू द पावर 1/2 का मतलब z का पावर 3/2, और नीचे में भी पावर 3/2 प्लस c, मतलब पावर में 1 जोड़ा जाएगा फिर 1 से भाग दिया जाएगा, मतलब जोड़ करके भाग दिया जाएगा। सीधी सी बात है, इतनी सी, और कुछ नहीं है। यहाँ से हो गया 1/4 और इंटू 3/2 है, ऊपर जा करके क्या हो जाएगा 2/3, और फिर z का पावर 3/2 प्लस में c। यहाँ से कट गया 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा 1/6, z का पावर 3/2 और प्लस में c, क्या आ गया 1/6, और z हमने किसको माना 1 + 2x स्क्वायर, और इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस में c। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा यहाँ पर 4x + 2 है, रूट अंडर जो भी है साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। तो रूट के अंदर में x² + x + 1 है, अगर इसका आप डेरिवेटिव करते हैं
तो ये आएगा 2x प्लस 1, ठीक है। और 2x प्लस 1 आ रहा है तो इसको हम 2x प्लस 1 बना सकते हैं। कैसे? तो इसमें से 2 कॉमन लेकर के। तो बस ऐसे करके साफ साफ देख लेना है आपको क्लियरली, और इतना समझना तो पड़ेगा ही। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम है, हमको मानेंगे z बराबर किसको, तो रूट के अंदर वाला टर्म को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में 1 को। तो dz क्या आएगा अपना, ये आ जाएगा 2x प्लस 1, ठीक, और इनटू में dx, इधर वाला जो भी है उधर भेजना होगा। तो चलिए हम नाउ वैल्यू पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या था 4x प्लस 2 था ना, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2x प्लस 1 बचेगा ना, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 इंटीग्रल x के सापेक्ष होगा। ये 2 कांस्टेंट है अपना, बाहर निकाल लो और इंटीग्रेशन वैल्यू पुट करो। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर z हो जाएंगे, और ये 2x प्लस 1 dx किसके बराबर, dz के बराबर। चलिए इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल से निकल गया। z रूट z का इंटीग्रेशन क्या होता है, z का पावर 3/2 और नीचे में भी 3/2 और प्लस c, ठीक। ये वाला चीज़ ऊपर आया तो पलट जाएगा ना, तो 2 गुने 2/3 हो जाएगा, और z का पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएंगे। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से यहीं तक में आ जाना चाहिए। ये हो जाएगा 4/3 और z का पावर 3/2 मतलब इस चीज़ का पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 और प्लस में c। ये हुआ अपना पहला सा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों ये क्वेश्चन भी बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, 1/x माइनस रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको, साफ साफ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर इस फलन को हम कुछ फलन मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है साफ साफ। तो देखिए यहाँ पर से हम कुछ कर सकते हैं, इस तरह का पैटर्न आपको दिखेगा ना, क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते करते आपको समझ में आ जाएगा। अगला स्टेप इसमें करना है क्या चीज़, 1/, इसमें से अगर हम रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ से क्या, x का मतलब क्या होता है कि 2 बार रूट एक्स का गुना होता है, ठीक है। एगो रूट एक्स बाहर निकाल लिए तो एगो रूट एक्स बच जाएगा ना, और माइनस यहाँ से रूट एक्स हम कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 1, और इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, रूट एक्स माइनस 1 है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो 1/2 रूट एक्स, 2 तो हम ला सकते हैं कॉन्स्टेंट वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम मानेंगे फलन किसको, माना z बराबर रूट एक्स माइनस 1 को। तो यहाँ से dz क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर x dx, यही हो जाएगा, नीचे वाला dx उधर गया, ठीक। यहाँ पर इस चीज़ को छोड़ने के अलावा 1/√x dx बच रहा है, तो 1/√x dx का मान निकालेंगे तो ये 2 चूँकि भाग में था तो इधर चला जाएगा गुना में, ठीक है। तो वीडियो को अगर भगा भगा कर देखिएगा तो यही सब स्टेप समझ में नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या था अपना, इंटीग्रेशन ऑफ ये चीज़, ये चीज़ पर नहीं जाएंगे इसको, तो क्वेश्चन को चेंज किया ना हम नीचे में, तो ये हो जाएगा 1 और बट्टा में, नीचे में इस चीज़ को हमने z माना है तो z, और 1/√x dx किसके बराबर है, 2dz के, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा 1/z का z के सापेक्ष, क्या निकलेगा 2, और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ z और प्लस में c। बस कुछ नहीं करना, 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, और z आपने जिसको माना उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट अंडर x और माइनस में 1 और प्लस c। यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए मेरे प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 11, x/√x प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो नीचे में जो भी टर्म दिख रहा है उसका डेरिवेटिव भाई साफ साफ ऊपर में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, बस नीचे वाले को हम z मान लो, तो क्या करेंगे, माना z बराबर x प्लस 4, ठीक। इसका डेरिवेटिव अगर करते हैं तो dz बराबर, इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, केवल और केवल dx आएगा, सिर्फ इधर वाला, ठीक है। तो बस साफ साफ यहाँ से हम करेंगे नाउ वैल्यू पुट, इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाले को हमने z माना था तो ये हो जाएगा 1/√z, ऊपर में तो x तो बच रहा है ना भाई, तो x का मान यहाँ से निकलेगा, यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहेंगे तो 4 उधर जाएगा तो बचेगा z-4, ठीक। चलिए तो x का मान आप क्या रखेंगे यहाँ पर, z और माइनस में 4, और इसका इंटीग्रेशन z के सापेक्ष, चूँकि dx किसके बराबर है, dz के बराबर। तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम अलग अलग तो कर सकते हैं ना, z और बट्टा में रूट z और माइनस 4 बट्टा में रूट z, और इसका इंटीग्रेशन z के सापेक्ष, ठीक। z बट्टा रूट z है, इसका मतलब ये कटेगा कितने से, हाफ से, तो ये हो जाएगा रूट अंडर z और माइनस 4/√z।
इसका इंटीग्रेशन जेड के सापेक्ष। तो देखिए रूट अंडर जेड है, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ जेड का पावर 1/2 है, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जेड का पावर 1 जोड़ने पर 3/2 हो जाएगा, नीचे में भी 3/2 हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 तो होगा ही, चूँकि ये रूट जेड है ऊपर में गया होगा तो क्या हो गया होगा, जेड का पावर -1/2, और इसका इंटीग्रेशन जेड के सापेक्ष होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे इधर वाले टर्म को, तो 2/3 हो जाएगा पलट करके, 2/3 और जेड टू द पावर 3/2 और -4 इंटू जेड का पावर -1/2 है ना, इसमें 1 जोड़ो, जेड का पावर -1/2 में 1 जोड़ो और -1/2 में 1 जोड़ करके भाग भी दो और प्लस सी, ये हो गया 2/3 जेड टू द पावर 3/2 माइनस 4 गुना, एक में 1/2 घटेगा तो 1/2 ही बचेगा, और नीचे में भी 1/2 ही हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, बस प्यारा सा क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका। जेड का पावर 3/2 माइनस 1/2 ऊपर आएगा तो 2/1 हो जाएगा, मतलब 4 दूनी 8, और इनटू में क्या है जेड का पावर 1/2 प्लस सी। अब जेड का वैल्यू पुट कर दो बस, 2/3 जेड हमने किसको माना था, x+4 को, तो ये हो गया x+4 का पावर 3/2 और -8 इंटू x+4 का पावर 1/2 प्लस सी। आप देख लेना, अगर बुक में कहीं यहाँ इस पर रूट लगाया होगा तो रूट भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, पावर 1/2 का मतलब रूट ही होता है। तो अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका है सॉल्व, उम्मीद करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है अपना, बहुत ही प्यारा सा, x³ - 1 का पावर 1/3 इंटू x टू द पावर 5 dx। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अपना दिया हुआ है बहुत ही प्यारा सा, चूंकि प्रतिस्थापन यूज करना है तो आपको किस चीज को जेड मानना है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये करते हैं कि जेड की जगह पर टी मानते हैं, तो ऐसे कोई खास बात नहीं है, आप जेड मानिए टी मानिए कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको मानना है कि आप किस चीज को आप फंक्शन मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको मतलब सॉल्व करके थोड़ा सा तब पता चले कि किस चीज का डेरिवेटिव है किस चीज का नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 टू दी पावर 1/3। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि हाँ जिस चीज का पावर है भाई उस चीज को हम जेड मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x³ - 1 को अगर हम जेड मान लेते हैं, मान लिया, माना z इक्वल टू x³ - 1, तो यहाँ से dz अपना क्या आ जाएगा, मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आ जाएगा 3x² dx, यही आएगा ना। तो क्या 3x² कहीं पे है, नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें हमको चेंजिंग करना पड़ेगा। इस x टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं x², चाहे x³ और इंटू x², इस तरह से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। चलिए, तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप x² dx तो आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना में है तो इधर आ गया भाग में, तो ये हो जाएगा dz/3, इधर बचेंगे x² dx। तो चलिए इसका, इस फंक्शन को अगर हम z माने हैं तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया क्वेश्चन में। अब घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये चीज हो गया जेड का पावर 1/3। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू पुट करना रखते हैं। अब जहाँ पर दिक्कत आएगा वहां पर हम बताएंगे आपको। ठीक है, इस x³ - 1 को हमने क्या किया, जेड मान लिया, तो ये हो गया जेड, और ये पावर 1/3 है तो पावर 1/3 होगा ही। लेकिन यहाँ पर एक चीज है ना, x³ को आप क्या करेंगे, x³ का आपको मान निकालना है, तो आप यहाँ पर जो जेड माने हैं ना, यहाँ से ही आप x³ का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x³ का वैल्यू चाहिए, तो ये -1 इधर जाकर के क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, मतलब x³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, z+1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। तो जहाँ पे x³ है वहाँ पर हम क्या करते हैं, z+1 रख लेते हैं, तो z+1 हो जाएगा। और ये x² dx किसके इक्वल है, x² dx इक्वल है dz/3 के इक्वल है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। ऐसे ही बारीकी से सभी क्वेश्चंस को समझाएंगे क्लियर कर करके। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से अब आपको जेड के टर्म में आ गया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो है अपना जेड के रिस्पेक्ट में करना है, सब कुछ आ गया है। यहाँ से 1/3 कांस्टेंट है, हम क्या करेंगे, बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/3 बाहर आ गया। इस दोनों चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड का पावर 1/3 इंटू जेड हो जाएगा, और फिर z का पावर 1/3 को 1 से गुना करेंगे तो z का पावर 1/3 होगा। और इस चीज का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, क्योंकि z के साथ जो बटा में 3 था उस कांस्टेंट को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया है। तो देखिए प्यारे भाइयों, यहाँ से दोनों का बेस सेम है, यहाँ कुछ नहीं है, पावर 1 है, जुड़ेगा दोनों आपस में, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ z का पावर 1/3 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो z का पावर कितना हो गया, 4/3, और प्लस में z का पावर 1/3, इसका इंटीग्रल z के रिस्पेक्ट में।
यहाँ तक क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ से अलग अलग डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं ना। तो ये हो गया 1/3 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z का पावर 4/3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा z टू दी पावर 4/3 प्लस 1 और नीचे में भी 4/3 प्लस 1, ठीक है। और फिर प्लस z का पावर 1/3 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा z का पावर 1/3 प्लस 1 और डिवाइड में भी 1/3 प्लस 1, ठीक है। ब्रैकेट बंद और प्लस कांस्टेंट कोई लग जाएगा लास्ट में c। तो यहाँ से हो गए 1/3, ठीक है। इसका बताइए z का पावर 4/3 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7/3 और भाग भी होगा 7/3 से, प्लस 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा 4/3 से, ठीक है, प्लस c। अब जो चीज़ भाग में है उसको हम गुना में ले जाएंगे तो क्या होता है, पलट जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 1/3 और ब्रैकेट के अंदर ये हो गया 3/7 z टू द पावर 7/3 प्लस ये हो जाएंगे 3/4 और z टू द पावर 4/3, ठीक है, प्लस c। अब आपका मन है तो 1/3 से गुना कर लीजिए, क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा ना। अगर इसमें गुना होता है तो ये 1/7 बचेगा और z का पावर 7/3 बचेगा, यहाँ z होना चाहिए, ये हो जाएंगे z, ठीक है, 1/7 और z टू द पावर 7/3 प्लस यहाँ से भी 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1/4 z का पावर 4/3 प्लस c। प्रतिस्थापन विधि में और क्या करते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि में करते ये हैं कि z हमने जिसको माना है उसका वैल्यू फिर पुट कर देते हैं, जिस चीज़ को z माने हैं उसका वैल्यू रख देते हैं फिर से। तो z हमने माना किसको था, x³ - 1 को, तो z की जगह पर x³ - 1 रख लेंगे तो 1/7 x³ - 1 का पावर 7/3 और प्लस 1/4 x³ - 1 का पावर 4/3 प्लस c। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। नोट करिए स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर बढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी आपको क्या करना है, नीचे वाले को देखिए 2 + 3x³ है, इस चीज़ का पावर 3 है नीचे में, तो इस चीज़ को अगर आप z मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव x² के टर्म में ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है चेंज ज़्यादा, बस इसका वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन में बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना z इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2 + 3x³ तो यहाँ से x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो dz जो होंगे ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और x² dx, यही चीज़ आएगा ना, 9x² dx, 3 × 3 = 9x², क्योंकि 2 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा। तो चलिए यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे में क्या है, इस चीज़ को हमने z माना तो ये हो जाएगा z का पावर 3, x² dx किसके बराबर है, तो देखिएगा ये 9 है ना, तो 9 से हम क्या कर रहे हैं, भाग भी कर रहे हैं और 9 से गुना भी कर देते हैं, x² dx, ठीक है। इस क्वेश्चन में ही हम 9 से गुना और 9 से भाग कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गए 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/z³। अब ये 9x² dx किसके बराबर था, dz के, तो इसके जगह पर हम dz रख देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्ट से आप जान रहे हैं या फिर नहीं जान रहे हैं तो नॉर्मल वे में कर लीजिए। z का पावर -1/3 का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा, z के सापेक्ष, क्योंकि नीचे में z का पावर 3 था तो वो ऊपर आने के बाद z का पावर माइनस हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ना है और फिर उतने से भाग भी कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/9 और z का पावर कितना, -3 में 1 जोड़ाएगा और फिर डिवाइड भी होगा -3 में 1 जोड़ करके और प्लस c हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ ही गया अपना, क्या चीज़ है, ये हो जाएगा 1/9 और ये ऊपर में हो गया z टू दी पावर -2 और नीचे में भी हो जाएगा -2 प्लस c। अब बताइए इसको सॉल्व करके इस दोनों को 1/9 को और -2 को गुना करेंगे तो -1/18 आएगा और z का पावर -2 है, नीचे चलने के बाद z का पावर +2 हो जाएगा प्लस c। अब अपना लास्ट काम यहाँ पर बचा हुआ है कि z जिसको हम माने थे उसका वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा -1/18 और नीचे में z का वैल्यू क्या था 2 + 3x³, तो 2 + 3x³ वैल्यू रख देते हैं और ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा 13 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे भाइयों 14 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा सा 1/x और नीचे में ही है log x टू दी पावर m, इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष और आगे में भी कुछ दैट इज करके दिया हुआ है x > 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। क्या है, तो log में एक प्रॉपर्टी होता है, log का प्रॉपर्टी है कि log का आर्गूमेंट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। log नेगेटिव नंबर्स के लिए परिभाषित नहीं है, log के साथ -2 है
अपरिभाषित, तो उसका आंसर कुछ नहीं होगा। तो बस यहाँ है, तो यहाँ इसका कोई काम नहीं है। इस चीज़ को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बना रहे हैं, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको कोई वैल्यू आंसर नहीं आता है। तो चलिए, वो क्वेश्चन में अपना देना काम था उसका, उसने दे दिया। सॉल्व करना आपका काम है, तो सॉल्व करेंगे आप। तो देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ हमको दिख रहा है log x का पावर m, और एक चीज़ इधर भी दिख रहा है 1/x। तो अगर हम log x को z मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव 1/x होता है, तो साफ साफ यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं, माना z इक्वल टू क्या चीज़, log x। तो dz क्या हो जाएगा, dz हो जाएंगे 1/x dx। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए उसमें। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x की जगह पर हम क्या रखेंगे, z, चूंकि उसका पावर m था तो यहाँ पर पावर m हो जाएगा, और 1/x dx किसके बराबर हो गया, dz के बराबर। अब बताइए, इस चीज़ का इंटीग्रेशन z के सापेक्ष कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को z टू द पावर m को ऊपर ले जाएंगे, तो z का पावर -m हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन z के सापेक्ष। चलिए, अब इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं। m यहाँ पर कोई कांस्टेंट होगा, पावर में कोई नंबर ही तो होगा ना, तो पावर में कोई नंबर है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो पावर में एक जोड़ दिया जाए। तो z का पावर -m है, इसमें एक जोड़ दीजिए और -m + 1 से भाग भी दे दीजिए, +c हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, -m + 1 है, इसको z का पावर 1 - m लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। और z हमने माना किसको था, log x को, तो ये हो जाएगा log x का पावर 1 - m, और नीचे में भी 1 - m और +c। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया अपने पास, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, x/9 - 4x²। अगर नीचे वाले को आप z मानते हैं तो x² का डेरिवेटिव 2x के टर्म में आ जाएगा, मतलब x के टर्म में ऊपर वाला आ जाएगा। यहाँ पर e⁻x वाला चीज़ है, इसका इंटीग्रेशन तो उतना ही होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ से हम सीधे करेंगे, नीचे वाले चीज़ को z मान लेते हैं। तो माना z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 - 4x²। इतना चीज़ को हमने क्या किया, z मान लिया। तो यहाँ से dz क्या हो जाएगा, 9 का डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 8x। ठीक है, dx लगेगा। मतलब यहाँ से हम अगर dz केवल x dx का वैल्यू चाहते हैं, ठीक है, केवल x और dx का वैल्यू चाहते हैं, तो ये -8 जो है इधर चल जाएगा, भाग में कितना आ जाएगा, -8। तो इस माइनस को हम लिख सकते हैं ना इस तरह से, -dz/8। ये किस चीज़ का वैल्यू हो गया, x dx का। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करो क्वेश्चन में। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाले चीज़ को अपने क्या किया, z मान लिया। x dx किसके बराबर आया, x dx बराबर आया -dz/8 के। ठीक है, -1/8 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा क्या, चलिए -1/8 कांस्टेंट आ गया। इंटीग्रेशन बचा 1/z का, किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ z। तो ये हो गए 1/8 log ऑफ mod ऑफ z + c। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, कोई भारी बात नहीं था। z हमने जिसको माना था वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/8 log ऑफ mod ऑफ 9 - 4x² +c। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाला था, ये -1/8 आया था बाहर में, तो ये -1/8 होंगे इंटू मतलब log ऑफ mod ऑफ 9 - 4x²। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये नंबर क्वेश्चन जो है 16, ये बहुत ही प्यारा सा है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापन का आपको यूज़ करना है। तो आप डायरेक्ट भी ये चीज़ कर सकते हैं कि e का पावर कुछ भी है x के टर्म में, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो उसका इंटीग्रेशन उतना ही होगा, लेकिन जो भी x का गुणांक है उससे आपको क्या करना है, भाग कर देना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं e का पावर में क्या है, 2x + 3 है। तो माना z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x + 3। तो यहाँ से dz क्या निकलेगा, इसका डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और साथ में dx लग जाएंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अगर आप सिर्फ dx का वैल्यू चाहते हैं, चूँकि इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब चाहते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा dz/2 = dx। मतलब केवल dx का वैल्यू क्या है, dz/2। नाउ वैल्यू पुट करो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर क्या है, 2x + 3, और 2x + 3 को आपने क्या किया, z माना, और dx किसके इक्वल है, तो dz/2 के इक्वल है। तो 1/2 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा e⁻z का, z के रिस्पेक्ट में। e⁻x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो यहाँ पर भी e⁻z का e⁻z ही रह जाएगा। तो 1/2 e⁻z + c हो जाएंगे। 1/2 e⁻z आपने किसको माना था, 2x + 3 को, तो 2x + 3 हो जाएगा,
प्लस सी। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को आपने प्रतिस्थापन लगाया है इसीलिए इतना लंबा हुआ क्वेश्चन। अगर आप डायरेक्ट भी बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन उतना ही होगा, लेकिन जो भी x के गुणांक है, x के गुना में जो भी अंक है उससे आपको भाग करना है। तो x के गुना में 2 है, 2 से भाग कर देंगे तो वही चीज तो हुआ है 1/2। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 17 और 18 x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर है। तो आप इस चीज को खोजो कि जो चीज आपको है, फंक्शन जो है और उसका डेरिवेटिव भी हो। तो यहाँ पर e टू द पावर x स्क्वायर का तो डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है, लेकिन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो उस टर्म में हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे z किसको मानेंगे, x स्क्वायर को। तो dz यहाँ से क्या हो जाएगा 2x dx हो जाएंगे। ठीक है, x dz 2x dx, लेकिन ऊपर में केवल x और dx बचा हुआ है तो ये हो जाएगा dz अपॉन 2 इक्वल टू x dx। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब वैल्यू पुट करो। नाउ क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे में हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर को अपने जेड माना है तो नीचे वाला हो जाएगा e का पावर कितना जेड, और x dx किसके इक्वल है, ये इक्वल है dz अपॉन 2 के। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा क्या, तो चलिए निकाल दीजिए और इंटीग्रेशन बचेगा 1 अपॉन e टू द पावर जेड का जेड के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ तो करना नहीं जानते हैं तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो 1/2 रहेगा, e टू द पावर जेड ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस जेड हो जाएगा इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में। e टू द पावर x होता है उसका इंटीग्रेशन उतना ही होता है ना, तो e टू द पावर माइनस जेड का भी इंटीग्रेशन क्या होगा, इतना ही होगा 1/2 और e टू द पावर माइनस जेड ही होगा, लेकिन z के गुना में क्या है -1 है तो -1 से भाग दे देंगे प्लस c। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अब क्या करना है, अगले स्टेप में आपको z का वैल्यू पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा -1/2 और e टू द पावर माइनस है ना, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अगले स्टेप में आप क्या करो, e का पावर नेगेटिव है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 अपॉन e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा सा, देख करके आपको साफ साफ लग रहा होगा कि tan इनवर्स x और उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना z इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो dz क्या हो जाएंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। नाउ वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर z, चूंकि tan इनवर्स x को हमने z माना है तो e का पावर z हो जाएगा। बच रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये चीज़ बच रहा है, ये बराबर है dz के। तो अपना हो गया आंसर e टू द पावर z और प्लस c। क्यों, तो e टू द पावर z का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में क्या होता है, उतना ही होता है। अब वैल्यू पुट कर दो, z किसको अपने माना था tan इनवर्स x को, तो ये हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों समझ गए होंगे। अगर कहीं भी समझने में किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर बढ़ते हैं इसके आगे के प्रश्न। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो मेरे प्यारे भाइयों ये क्वेश्चन है क्या, ये है एक फॉर्मेट। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, एक फॉर्मेट है। ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है। e का पावर 2x प्लस में 1 नीचे में दिख रहा है, ऊपर में माइनस में 1 दिख रहा है। आप यहाँ पर ये चीज सीधा सोच सकते हैं कि नीचे में किसी तरह से e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x आ जाए, ऊपर में सेम टू सेम डेरिवेटिव मिल जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में और कुछ नहीं कर सकते हैं आप। एक ही तरीका ही है इस क्वेश्चन को करने का कि हाँ क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। ऊपर में क्या है, e टू द पावर 2x माइनस 1 है और नीचे में e टू द पावर 2x प्लस 1 है। इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं कि e का पावर माइनस एक्स से ऊपर भी गुना कर दिए, e के पावर माइनस एक्स से नीचे भी गुना कर दिए। यही तरीका है क्वेश्चन का। चूँकि e का पावर माइनस एक्स से काहे गुना किया है, तो जो भी 2x है ना उसमें से एक वो x घट जाए, बच जाए केवल एक x। तो देखिए ना बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखो इस चीज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको e टू द पावर 2x को माइनस एक्स से, तो e टू द पावर 2x और गुना में e टू द पावर माइनस एक्स, बेस सेम है तो पावर क्या होंगे, घट जाएंगे। तो 2x में से x घटेगा, बेस सेम है तो पावर जोड़ाएगा ना, 2x में x, तो 2x और माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो x ही ना बचेगा। ठीक है, तो इसको और इसको गुना किए तो e का पावर क्या बचा, x माइनस 1 से गुना करेंगे e के पावर माइनस एक्स में तो e का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक इसी तरह से नीचे भी e का पावर x हो जाएगा और ये प्लस है तो प्लस देकर के 1 से गुना करेंगे तो e का पावर माइनस एक्स।
इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि नीचे में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव सेम टू सेम ऊपर में है। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना z इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो डी जेड क्या हो जाएंगे, ई टू द पावर एक्स और इसका डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, ओह सेट, हाँ चलिए यहाँ तो सही है। ठीक, और इसके साथ लगेगा डी एक्स। ठीक, तो चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाले फंक्शन को हमने क्या किया, जेड माना, तो ये हो गया जेड, और ऊपर वाला और डी एक्स साथ मिलकर के पूरा बना रहा है डी जेड। मतलब यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि 1/z का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में ये होता क्या है, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ जेड और प्लस सी, मतलब log ऑफ मॉड ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि z हमने जिसको माना था तो उसको रख देंगे, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। और ये क्वेश्चन में ये है क्या चीज़, पैटर्न। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अभी तक नहीं किए हैं तो बीच में रिमाइंड करना जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं प्यारे भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। अगला जो क्वेश्चन 20 नंबर है ये भी सेम पैटर्न पर है, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। मतलब नीचे में जो चीज़ है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर में साफ साफ दिख रहा है। e का पावर 2x का डेरिवेटिव e का पावर 2x ही होगा, e का पावर माइनस 2x का माइनस e टू द पावर 2x। चलिए करके देख लेते हैं। नीचे वाले चीज़ को आप क्या करो, मान लो, माना z इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव ई टू द पावर 2x ही होगा, लेकिन x का जो गुणांक है इससे हमको गुना भी करना पड़ेगा। प्लस में ई टू द पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस 2x ही होगा, लेकिन x का गुणांक है -2, तो इसीलिए इसको -2 से गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ लगेगा dx। ठीक है, चूंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है, नीचे वाला dx उधर चला जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से एक चीज़ और किया जा सकता है, इस दोनों में 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लो, बचेगा ई टू द पावर 2x, ये ना बचेगा e टू द पावर 2x और माइनस में e टू द पावर माइनस 2x साथ में dx। चूंकि ऊपर में जो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx है अकेला है, 2 तो है नहीं, 2 को हम क्या कर रहे हैं दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो dz अपॉन 2 इक्वल टू ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी नहीं dx। ठीक है, अब नाउ वैल्यू पुट करो। नाउ क्वेश्चन में किस चीज़ को आपने z माना, नीचे वाले को, तो नीचे में हो जाएगा z ऊपर वाला, और साथ में dx जो है ये इक्वल है किसके, dz अपॉन 2 के। ठीक है, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा गुना वाला, और इसका इंटीग्रेशन 1/z का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा आंसर 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ z और प्लस c। क्या आएंगे आंसर 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c। यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, tan स्क्वायर और इधर sec स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन आप जान रहे हैं कि sec स्क्वायर x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये होते हैं tan x, ये चीज़ आप जान रहे हैं। लेकिन tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये चीज़ नहीं पता है। tan x का मालूम है लेकिन tan स्क्वायर x का नहीं मालूम है। तो यहाँ से इस चीज़ को हम इस चीज़ को ये कर सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। 10th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो वहीं से आप क्या करेंगे, tan स्क्वायर x का वैल्यू निकालेंगे तो sec स्क्वायर x माइनस 1 निकलेगा। तो यहाँ से भी फिर वही चीज़ करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर कितना है 2x माइनस 3 और माइनस 1 कर सकते हैं, और इस चीज़ का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, tan के साथ क्या है 2x माइनस 3 है। लेकिन इंटीग्रेशन करने के दौरान ये चीज़ आप याद रखिए कि x के गुना में जो भी चीज़ हो, मतलब जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके गुना में जो भी चीज़ हो उससे आपको भाग करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो x के भाग में गुना में 2 है तो 2 से भाग हो जाएगा, माइनस x है तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। ये चीज़ आपको क्या करना है, रफ है, नोट करके रखना है, याद रखना है।
दूसरा क्वेश्चन जो है अपना सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो जानते हैं क्या होता है, tan होता है, ठीक है। लेकिन क्या है एंगल में 7 - 4x, इंटीग्रेशन कर रहे थे सेक स्क्वायर 7 - 4x का। इसमें आपको x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है -4, तो -4 से भाग हो जाएगा +c। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। आप इसमें चाहें तो ये कर सकते हैं कि -1/4 को आप बाहर कर सकते हैं और इंटू में tan 7 - 4x। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोनों। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बुद्धि लगाना है बहुत ही प्यारे तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा करेंगे क्या चीज़, मान लेते हैं z किसको माना, z इक्वल टू साइन इनवर्स x को। साइन इनवर्स x को अगर आप z मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x स्क्वायर। तो यहाँ से dz क्या हो जाएगा, 1/√1 - x स्क्वायर dx, जो कि साइन इनवर्स x को छोड़ करके यही चीज़ बच रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x को हमने z माना और 1/√1 - x स्क्वायर dx किसके बराबर है, dz के। इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट से हो जाएगा z² + c, ठीक है। z स्क्वायर, z किसको माने थे हम, साइन इनवर्स x को, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में c। यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे प्यारे भैया देखो ऊपर से ध्यान देंगे तो नीचे भी डेरिवेटिव है, नीचे से ध्यान देंगे ऊपर भी डेरिवेटिव है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं भी दिखता है आपको तो ऊपर वाले को कतई z नहीं मानेंगे, नीचे वाले को आप z मानेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, नीचे वाले को कर लेते हैं z। तो मान लेते हैं माना z इक्वल टू 6 cos x और प्लस में 4 sin x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6 cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है तो -6 sin x हो जाएगा और प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x होता है तो 4 cos x हो जाएंगे। लेकिन देखो क्या ऊपर में इस चीज़ का डेरिवेटिव इतना है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इस चीज़ में से हम 2 कॉमन लेते हैं, अगले स्टेप में 2 कॉमन लो। तो यहाँ से 4 cos x में से बचेगा 2 cos x और -6 sin x है, इसमें से बच जाएगा -3 sin x, ठीक है। और यहाँ तो चूंकि साथ में dx लगना था तो यहाँ पर भी dx लगेगा, ये वैल्यू हो गया dz का। तो आप क्या कर सकते हैं अगले स्टेप में 2 को इधर ले आएंगे तो बचेगा 2 cos x -3 sin x dx, ये ना बचेगा किसका वैल्यू, dz/2 का वैल्यू, ठीक है। नाउ अब क्या करो, अगले स्टेप में जो चीज़ माने हो डेरिवेटिव जो भी है वैल्यू पुट कर दो। नीचे वाले को हमने क्या किया, z माना तो 1/z और ऊपर वाला और dx ये किसके इक्वल है तो dz/2, dz/2 1/2 बाहर आएगा तो बचेगा क्या चीज़, केवल 1/z बच जाएंगे, इंटीग्रेशन z के सापेक्ष, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ z, तो 1/2 log ऑफ mod ऑफ z प्लस c। z आपने किसको माना था, इसको माना था, तो इसी के जगह पर वैल्यू रख देते हैं। तो 1/2 log ऑफ mod ऑफ 6 cos x प्लस 4 sin x, ठीक है, और प्लस c। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 1/cos स्क्वायर x, नीचे में 1 - tan x का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव साफ साफ दिख रहा है क्या, tan x का डेरिवेटिव cos स्क्वायर x तो होता नहीं, sec स्क्वायर x होता है। तो चलिए एक चीज़ हम समझ रहे हैं कि cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो चलिए डेरिवेटिव बन जाएगा। इस चीज़ को हम ऊपर भेज दिए तो sec स्क्वायर x हो गया, नीचे में 1 - tan x का होल स्क्वायर है, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। नीचे में ब्रैकेट में जो भी चीज़ है उसको हम क्या कर सकते हैं, z मान सकते हैं। तो माना z इक्वल टू 1 - tan x, तो dz क्या हो जाएगा अपना माइनस सेक स्क्वायर x dx, यही ना होगा। चूंकि ऊपर में केवल सेक स्क्वायर x dx है तो इस माइनस को हम क्या कर सकते हैं, इस साइड भेज सकते हैं, तो ये माइनस dz हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 नीचे में है z का, मतलब इस चीज़ का स्क्वायर, तो z का स्क्वायर नीचे में लिख सकते हैं और ये सेक स्क्वायर x dx किसके इक्वल, माइनस dz के इक्वल। ये माइनस बाहर आएगा क्या, चलिए ले आइए बाहर। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, z के पावर -2 का, किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। आराम से कर सकते हैं, क्या हो जाएगा माइनस इंटू z का पावर -2 में 1 जोड़ाएगा और नीचे भी -2 + 1 करके भाग हो जाएगा प्लस c। -2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ से ये हो गया -1 और z का पावर कितना, -1 और नीचे में भी -1, ठीक है। इससे ये कट गया क्योंकि ये गुना में था, बच गया क्या चीज़, सिर्फ 1/z का पावर -1। तो
1/z हो जाएगा, क्योंकि z का पावर -1 है, नीचे गया तो +1 हो जाएगा, प्लस c। z आपने किसको माना था? 1 - tan x को, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/1 - tan x प्लस c। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन है cos√x/√x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, √x को यदि z मानते हैं तो इसका नीचे में 1/2 √x होता है डेरिवेटिव, तो यहाँ पर साफ साफ हमको दिख जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लेते हैं z = √x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dz 1/2 √x dx। ठीक है, अब ऊपर में cos√x को छोड़ करके 1/√x मिल रहा है खाली dx, 1/√x dx को रहने दीजिए, इस दो को आप क्या करिए, इधर ले आइए, आ जाएगा। नाउ वैल्यू पुट करो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos और √x को हमने क्या किया, z मान लिया, तो cos z हो गया, और 1/√x dx किसके बराबर है, तो 2dz के बराबर है। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन केवल cos z का z के रिस्पेक्ट में, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो cos z का इंटीग्रेशन sin z हो जाएगा, 2 sin z प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2 sin, और z आपने किसको माना था, √x को, तो 2 sin √x प्लस c। ये हो गया अपना प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से भी क्वेश्चंस के आंसर को समझना है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन ऑफ √sin 2x इंटू cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो प्यारे भाइयों देखिए, यहाँ पर अगर आपको कोई टर्म रूट में दिख रहा है, कोई टर्म रूट से बाहर दिख रहा है, तो हमेशा कोशिश ये रहना चाहिए आपका कि रूट के अंदर वाले टर्म को आप हमेशा क्या करें, जेड माने। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, रूट के अंदर वाला जो टर्म है इस चीज़ को हम क्या करते हैं, जेड मान लेते हैं। तो मान लेते हैं जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 2x, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो dz क्या हो जाएगा, cos 2x तो होगा ही, लेकिन x के गुणांक से गुना करेंगे। डेरिवेटिव में x के गुणांक से गुना होता है, इंटीग्रेशन में x के गुणांक से भाग होता है, उल्टा चीज़ है बस। तो जो चीज़ इंटीग्रेशन में भाग हो रहा है तो डेरिवेटिव में वो चीज़ गुना होता है, तो ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो, ठीक है, क्योंकि ऊपर में देखो cos 2x dx ही है, तो ये दो को आप क्या करो, इधर भाग में ले आओ, एक ही स्टेप में, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मार्कर है तो मिटा करके इधर कर ले रहे हैं, पेन है तो आपको नहीं करना होगा, एक स्टेप लिखना पड़ेगा दोबारा से। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √sin 2x को हमने z माना, तो ये हो जाएगा z। cos 2x dx किसके इक्वल है, तो dz/2 के इक्वल है। और जो भी कांस्टेंट होता है 1/2 है कांस्टेंट, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन केवल √z का किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। √z का इंटीग्रेशन आप कई बार कर चुके होंगे। √x का इंटीग्रेशन 1/2 √x होता है, सॉरी 2, ये तो डेरिवेटिव हम बोल दिए। इंटीग्रेशन इसका पावर क्या है, √z का मतलब z का पावर 1/2, और इंटीग्रेशन जो करेंगे उसमें हो जाएगा z का पावर 1/2 में एक जोड़ आएगा, और नीचे में भी 1/2 में एक जोड़ करके भाग होगा, प्लस c। नीचे वाले भी कितना हो जाएगा 1/2, और इंटू में z का पावर क्या हो जाएगा 3/2, और भाग भी हो जाएगा 3/2 से प्लस c। ठीक है, चलिए आगे कर देते हैं इस स्टेप को। तो ये हो जाएंगे 1/2, और नीचे से भाग में जो 3/2 है इसको हम गुना में लाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। भाग से गुना में आते ही पलट जाता है जो भी भिन्न होता है, और ये है z का पावर 3/2 और प्लस c। यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, केवल 1/3 बच गया, और z हमने किसको माना था, sin 2x को, तो ये हो जाएगा sin 2x, इसका पावर 3/2 और प्लस में c। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √1 प्लस sin x। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है x के रिस्पेक्ट में। कभी भी हमने बताया आपको भिन्न है, अगर ऊपर नीचे में टर्म है तो नीचे वाले को हमेशा ही z मानो, कोशिश करो z मानने का। ठीक है, यहाँ पर भी नीचे है लेकिन साथ में रूट है, तो नीचे वाले को ऑफकोर्स मानेंगे वही चीज z। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना रूट के अंदर में टर्म क्या है 1 प्लस sin x, तो 1 प्लस sin x को आप क्या करो, z मान लो, तो डेरिवेटिव इसका cos x हो जाएगा, तो dz क्या होंगे, cos x dx। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 1 प्लस sin x, जिसको हमने z माना, cos x dx किसके इक्वल है, तो dz के इक्वल है। इस चीज़ का आप इंटीग्रेशन करेंगे ना 1/√z का, तो ये आएगा 2√z प्लस c। अब करना देख लेना, z का पावर 1/2 नीचे है, ऊपर में जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, -1/2 में एक जोड़ेंगे, फिर नीचे भी -1/2 में एक जोड़ करके भाग देंगे, मिला जुला करके आंसर आएगा 2√z। तो यहाँ पर z आपने किसको माना 1 प्लस sin x को, तो ये हो जाएगा √1 प्लस sin x, ठीक है, और प्लस c।
यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे भाई 29 नंबर क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा। इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू लॉग ऑफ साइन x इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, बहुत ही प्यारा सा है। अब देखिए यहाँ पर आप z किसको मानिएगा, उसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आपको कहाँ पर मिलेगा। तो देखेंगे अगर हम साइन x को मानते हैं z तो इसका डेरिवेटिव होता है cos x कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर हम पूरे के पूरी लॉग ऑफ साइन x को हम मानेंगे z। यहाँ से ये जो पूरा टर्म है इस चीज़ को हम क्या करेंगे, z मान लेंगे। तो सॉल्यूशन में चलिए मानते हैं z, माना z इक्वल टू क्या चीज़, लॉग ऑफ साइन x। ठीक है, अब इसके बाद की बारी क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dz। लॉग ऑफ साइन x है, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। लॉग ऑफ साइन x है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sin x। ठीक है, और साथ में चेन रूल लगाते ही साइन x का भी डेरिवेटिव करना होगा जो कि होता है cos x, और इसका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष हो जाएगा। तो dz अपना क्या आया, ध्यान दो cos x अपॉन sin x क्या होता है, ये होता है cot x इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ हमने माना और ये चीज़ कंक्लूजन निकल करके आया सामने। नाउ वैल्यू पुट करो क्वेश्चन में और फटाफट आंसर पाओ। तो लॉग ऑफ साइन x को हमने क्या किया, z माना, तो ये हो गया z। cot x dx किसके बराबर है, तो dz के बराबर है। आंसर क्या आएगा इसका, z² अपॉन 2 और प्लस c। z आपने किसको माना था लॉग ऑफ साइन x को, लॉग ऑफ साइन x को आपने z माना था, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और अपॉन 2 और प्लस c। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन भी हो चुका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 30 भी है बहुत ही प्यारा सा। नीचे में 1 प्लस cos x दिख रहा है, ऊपर में sin x दिख रहा है, मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव आपको ऊपर में दिख रहा है, भले ही माइनस साइन नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानेंगे z इक्वल टू क्या चीज 1 प्लस cos x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 का तो 0 होगा, cos x का क्या हो जाएंगे माइनस साइन x dx। तो आपको ऊपर जो फंक्शन क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में sin x dx ही केवल दिख रहा है, इस माइनस को आप क्या करो इधर भेज दो ना, वैल्यू पुट करो, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे में जो भी टर्म था उसको हमने क्या किया z माना, और sin x dx किसके इक्वल है माइनस dz के इक्वल। इस माइनस को हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन बचेगा 1/z dz। 1/z का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ z होता है, तो ये हो जाएंगे माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ z। आपने किसको माना था, लिख लो z प्लस c। अगले स्टेप में लिख देते हैं माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x प्लस c। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसे सेम, लेकिन नीचे में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर है, तो नीचे वाले को ही आप क्या करेंगे z मानेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं सॉल्यूशन, इसमें हम मानते हैं z, माना z इक्वल टू 1 प्लस cos x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव dz जो होगा ये हो जाएंगे माइनस साइन x dx। अगले स्टेप में लिख लेते हैं, इस माइनस को हम इस साइड ले आते हैं, तो dz हो जाएगा माइनस में, इधर बचेगा केवल sin x dx। ऐसा हम क्यों करते हैं ये तो आपको मालूम ही है, चूंकि ऊपर में sin x dx ही है तो माइनस को इस साइड ले आओ तो आसान होता है थोड़ा सा। नाउ वैल्यू पुट करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाले टर्म को आपने z माना, उस टर्म का स्क्वायर है तो नीचे में हो जाएगा z², तो 1/z²। sin x dx किसके इक्वल है माइनस dz के इक्वल है। ये माइनस बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1/z² का z के रिस्पेक्ट में, और इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा माइनस 1/z। ठीक है, तो ये माइनस है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/z। ठीक है, ये -1 है। चलिए -1 आपने बाहर निकाला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस c। तो ये हो गए 1/z। आपने किसको माना था 1 प्लस cos x को, तो 1/1 प्लस cos x और प्लस में c। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 वो थोड़ा लंबा जाने वाला है, इसीलिए इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाइयों अपना जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 1/1 प्लस cot x, इसका इंटीग्रेशन करिए x के सापेक्ष। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। cot x का देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो cot x 1 प्लस cot x को अगर हम z मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव तो भाई है ही नहीं, माइनस cos x² होगा, है ही नहीं यहाँ पर। तो करेंगे क्या, यहाँ पर एक चीज़ हम कर सकते हैं, 10th क्लास में साइन और कॉस के पदों में चेंज करना आपने सीखा होगा। इससे पहले भी इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बना चुके होंगे। इस क्वेश्चन को भी आप एक पैटर्न कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को एक पैटर्न पर किया जाता है, जो कि इस तरह से है 1/1 प्लस cot x को आप क्या करो cos x बाई साइन x लिख लो। ठीक है, cos x बाई साइन x इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। हर एक स्टेप को समझो, जहाँ पर नहीं समझ में आए एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। यहाँ पर भिन्न का जोड़ दिख रहा है, आप भिन्न का जोड़ करो। ठीक है, 1/, नीचे में अगर इसका एलसीएम लेंगे तो sin x हो जाएगा
इसके नीचे कुछ नहीं है बटा 1 है। 1 से इसमें भाग करेंगे साइन एक्स मरते हुए लगेगा, साइन एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो साइन एक्स और प्लस साइन एक्स से इसमें भाग करेंगे तो 1 मरते हुए लगेगा, तो जो कि यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। अब कभी भी किसी भी चीज़ को, किसी भी भिन्न को भाग में छोड़ते नहीं है, उसको हम फिर ऊपर भेजते हैं, तो इस चीज़ को हम गुना में ले जाएंगे, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे चला आएगा। तो साइन एक्स चला गया ऊपर और नीचे में आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए अब ये भी जो है ना एक क्वेश्चन ही होता है, इस टाइप का पैटर्न क्वेश्चन ही है एक। जैसे कि आप, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया तो थोड़ा सा सॉल्व करके इस तरह ले आओ। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन ही है। तो देख लो यहाँ पर एक थोड़ा सा दिमाग लगाना, नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, ऊपर भी अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाए तो कट करके 1 हो जाएगा, ये चीज़ हम दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 से भाग भी कर देते हैं और 2 से गुना भी कर लेते हैं। चूंकि इस तरह का पैटर्न है तो याद रखना, ये हो गया साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो ऊपर में 2 साइन एक्स है, अब इसको इस तरीके से चेंज करो कि जिससे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाए। तो चलिए करते हैं एक काम, 1/2 तो है ही, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स है ना, इसको इस तरीके से लिखते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स अपना मन से जोड़ दिए हैं तो कॉस एक्स अपना मन से घटाएंगे भी, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यही चीज़ जो मैथ में होता है ना अपना मन से, तो बस इसी चीज़ में विद्यार्थी घबरा करके क्या होते हैं, मैथ को भारी समझते हैं। तो है नहीं ज़्यादा भारी, इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष। देखो इस लाइन को हम समझाते हैं, 2 साइन एक्स हमने लिखा था, 2 साइन एक्स देख लो, यहाँ साइन एक्स और साइन एक्स जोड़ करके 2 साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन कॉस एक्स है प्लस में, यहाँ कॉस एक्स है माइनस में, कट करके 0 हो जाएगा। मतलब कॉस एक्स जितना हम अपना मन से जोड़े हैं उतना ही अपना मन से घटा भी दिए हैं, ताकि तुल्य रहे, बराबर रहे, बेईमानी न हो। तो यहाँ पर 2 से भाग क्यों किए थे, क्योंकि 2 से गुना करके साइन एक्स को डबल करेंगे तब ना 2 बार साइन एक्स जोड़ाएगा तो 2 साइन एक्स हो जाएंगे, लेकिन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब एक चीज़ और आप जानते हैं कि इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो दोनों को अलग अलग भाग मालूम है। चलिए यहाँ तक समझ गए, तो चलिए अब इससे आगे भी समझना कोई भारी बात नहीं है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर से आप ब्रैकेट लगा लो, एक बार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में भाग दे लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके साथ हम भाग कर लेते हैं किसका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, ठीक है। और साथ में यहाँ प्लस है तो प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का भी भाग कर लेते हैं किसके साथ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट बंद करते हैं, यहाँ इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ तो कट जाएगा ना, सेम सेम है, +1, ठीक है। 1/2 चूंकि बाहर था तो 1/2 को लेकर के चलेंगे, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, 1 और माइनस, सेम चीज़ ये वाला, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस चीज़ का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पर नीचे में sin x प्लस कॉस एक्स है, उसका डेरिवेटिव ऊपर में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। चलो एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं, चलो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1, और इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर होगा ना प्लस, और यहाँ sin x जो है वो माइनस में चल जाएगा, cos x प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x और अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अब देखो नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, मिल गया सेम टू सेम। अब यहाँ से प्रतिस्थापन लगाएंगे, मान लेते हैं z नीचे वाले को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो dz क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ये dx इधर वाला उधर गया है, नाउ वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 तो है ही, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और माइनस, नीचे वाला क्या है, z है, ऊपर वाला ये चीज dx के साथ मिलकर के क्या बन गया, dz बन गया, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन ऑफ x के रिस्पेक्ट में करो, z के रिस्पेक्ट में करो, बात वही है, तो क्या हो जाएंगे 1/2, अच्छा चलो यहाँ से एक चीज करना था, 1 का जो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x ही होगा ना, तो चलिए एक चीज़ यहाँ से कर सकते थे, अलग कर सकते थे, तो क्या चीज़, तो इसको अगले स्टेप में इस तरह से करेंगे, 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ठीक है, और प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में और फिर ब्रैकेट बंद, इस तरह से करना है, ठीक है।
क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में मालूम ही है, इसका इंटीग्रेशन न करना है तो प्रतिस्थापन लगेगा। प्रतिस्थापन केवल इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। तो 1/2x तो हो गया और फिर प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो प्लस 1/2। ठीक है, यहां से इस स्टेप को छोड़ो। 1/2x फिर प्लस में 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें आप प्रतिस्थापन करो z, ऊपर वाला cos x माइनस साइन एक्स dx किसके बराबर है, dz के, तो ये हो जाएंगे dz। मतलब ये बच गया 1/z, इसका इंटीग्रेशन z के सापेक्ष, तो ये हो गया x/2 और प्लस 1/2 और log ऑफ मॉड ऑफ z प्लस c। z आपने किसको माना था, z आपने माना था sin x प्लस cos x को, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, x/2 प्लस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस cos x। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। नहीं समझ में आया एक बार कमेंट करके जरूर बताना। प्रतिस्थापन यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस कर दिया था, 1 में भी प्रतिस्थापन कर दिए थे, तो चूंकि 1 से हमको कोई लेना देना है नहीं, प्लस से जुड़ा हुआ है, अलग अलग तो डेरिवेटिव होगा ही। 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में x हो जाता है, तो इसको हम कर लिए पहले, इसका केवल प्रतिस्थापन लगने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पिछली वीडियो में। आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि जैसे हम कॉट को साइन और कॉस के पदों में चेंज कर रहे थे, वैसे ही जस्ट इस क्वेश्चन में भी होगा। 1/1 माइनस 10x है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट से पता नहीं है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन तो लगा नहीं सकते हैं, चूंकि 10x है, नीचे में इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है नहीं, तो 10 को ही हम कर सकते हैं साइन और कॉस के पदों में चेंज। तो इस तरह का क्वेश्चन का एक पैटर्न ही होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको क्या करना है, ये पैटर्न यूज करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10 को हम क्या करेंगे, साइन x और बाय कॉस x लिख लेते हैं, साइन x बाय कॉस x और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 नीचे वाले का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा cos x और यहाँ ऊपर में हो जाएंगे cos x और माइनस साइन x। ठीक है, जैसे भिन्न का घटाव तो आप लोगों को आ रहा होगा, ठीक उसी तरह से होगा। अब ठीक है, जैसे इस तरह से ये डिवाइड है, डिवाइड को हम गुना में ले जाएंगे तो नीचे वाला चीज़ ऊपर और ऊपर वाला चीज़ नीचे हो जाएगा, तो ये cos x चला जाएगा ऊपर और cos x माइनस साइन x चला आएगा नीचे, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा। देखिए अब नीचे में cos x माइनस साइन x है, इसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है, तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव होगा cos। तो देखो साइन का डेरिवेटिव cos है, लेकिन cos का डेरिवेटिव माइनस साइन नहीं है, तो हम ला सकते हैं। यहाँ पर लाने के लिए कौन सा तरीका हम बताए थे, 2 से भाग कीजिए, 2 से गुना कीजिए ना, 2 से भाग करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 1/2 बाहर में किए, अंदर में 2 से गुना कर दिए, तो 2 cos x हो गया, नीचे में cos x माइनस साइन x, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसको जो है ना2 cos x को हम 2 टर्म में क्या करते हैं, अलग अलग कर रहे हैं। किस तरह से, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और एक बार हम करेंगे cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x। ठीक है, और एक बार हम कर देते हैं प्लस में cos x माइनस साइन x। ठीक है, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब बता रहे हैं इसके बाद ये चीज़ ऐसा हमने क्यों किया, cos x माइनस साइन x है नीचे में। चलिए देखिए ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि कोई ना कोई एक तो कैंसिल हो जाएगा ना, देखो cos x माइनस साइन x ये कैंसिल हो जाएगा, और ऐसा किए हैं, देखिए cos x और cos x जोड़ करके 2 cos x हो जाएगा, लेकिन sin x में से sin x घट करके 0 हो जाएगा। sin x अपना मन से जोड़ा गया, sin x अपना मन से घटाया गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो चलिए इसके अगले स्टेप में क्या होगा, अब क्या होगा, हम जान रहे हैं कि हम यहाँ से अलग अलग इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर dx लगाना छूट गया था। अब देखिए 1/2 तो है ही बाहर, गुना में 1/2 रहेगा ही, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, cos x प्लस साइन x, क्या है cos x प्लस साइन x, और इसके बट्टा में कितना हो जाएगा cos x माइनस साइन x। ठीक, और यहाँ पर चूंकि प्लस है तो प्लस दीजिए, इसके बाद क्या है cos x माइनस साइन x और बट्टा में cos x माइनस साइन x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान देंगे यहाँ से cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x क्या है, सेम है, ये कट करके कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ सामने में आ रहा है, 1/2
अगर हम इस दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन इसका x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस में इधर 1 का इंटीग्रेशन केवल है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये चीज़ आएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में तो हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए इसमें प्रतिस्थापन लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स को z मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना z इक्वल टू क्या चीज़, cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो dz क्या हो जाएंगे, यहाँ से dz हो जाएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और ये माइनस है तो माइनस दीजिए, साइन का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, ऊपर में हमारे पास cos x प्लस साइन x है भाई। तो अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन x प्लस cos x हो जाएगा, दोनों का साइन, दोनों जगह से हमने माइनस बाहर निकाल लिया तो ये हो गया प्लस में। अब क्या करना है, हमको इस माइनस को भेज देना है इस साइड, क्योंकि ऊपर में केवल साइन x प्लस cos x है। तो चलिए ये हो गया 1/2, और इसके अंदर में इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाले चीज को हमने क्या किया था, z माना था, नीचे वाले का z, ऊपर वाला चीज और dx मिलकर के क्या हो जाएगा, ये dx लगेगा यहाँ पर, इसमें भी क्या होंगे यहाँ पर dx लगेगा। तो ये हो गया माइनस dz के बराबर। तो 1/z माइनस dz। ठीक है, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा। तो यहाँ से हो गया 1/2, इस x को प्लस में है तो पहले लिख लिए, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस है कांस्टेंट बाहर आएगा, और 1/z का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ z। ठीक है, और प्लस c, यही ना होगा। तो यहाँ से हो गए 1/2 और इनटू में x और माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x, z किसको माने थे, cos x माइनस साइन x को, तो cos x माइनस साइन x। ठीक है, और प्लस c। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। क्वेश्चन चूंकि थोड़ा लंबा था, प्रोसेस थोड़ा लंबा जाने वाला था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन का यही पैटर्न ही है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी, रूट अंडर tan x अपॉन sin x इंटू cos x। एक बात आप यहाँ पर बताइए कि यहाँ ऊपर में अगर tan x है तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो क्या sec स्क्वायर x है यहाँ पे हमारे पास, नहीं है। sec स्क्वायर x अगर नीचे में है cos ऊपर में जाएगा तो बनेगा sec। ठीक है, cos ऊपर में जाएगा तो बनेगा sec, लेकिन हमको चाहिए sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर हमको कैसे मिलेगा, तो एक चीज हम कर सकते हैं कि इस cos x में cos x से अगर गुना करेंगे तो cos स्क्वायर x होगा, और ये cos स्क्वायर x ऊपर जाकर के sec स्क्वायर x बनेगा। तो अब ऐसा तो गणित में है नहीं, मैथ में कहीं भी है नहीं कि अपना मन से किसी भी चीज में गुना कर दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बराबर रखने के लिए अगर हम किसी चीज में कुछ से गुना किए हैं तो उतना ही से भाग भी करना पड़ेगा और उसको बराबर रखना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x, इसको यूं ही रहने दिए, लेकिन इसका डेरिवेटिव जो होगा उसको हमको पुराना है, तो sin x भी यूं ही रहने दो, और cos x में हम क्या करते हैं, फिर से cos x से गुना करते हैं। अगर cos x से गुना किए हैं तो cos x से भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझे कि नहीं। cos x sin x इंटू cos x तो पहले से था। ठीक है, हम अपना मन से cos x से गुना किए, cos x से भाग किए, कर सकते हैं ना, सेम देखो कट करके फिर से वही चीज आएगा। इससे हमको फायदा ये हुआ कि cos x गुना होकर के cos स्क्वायर x हो गया, और ये ऊपर जाकर के sec स्क्वायर x बन जाएगा, जो कि tan x का डेरिवेटिव होगा। और बाकी इसके बाद क्या होने वाला है ये चीज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देखिए मेरे प्यारे भाइयों, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x तो है ही ऊपर में, और नीचे में देख लो ये cos x गुना होकर के cos स्क्वायर x हो जाएगा। ये cos x से इसमें भाग करेंगे तो ये क्या होगा, sin x अपॉन cos x, ये तो होगा, और ये cos x गुना होकर के क्या बन गया, cos स्क्वायर x dx। देखो ये cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x तो बन ही जाएगा। क्या बनेगा, रूट अंडर tan x, और ये ऊपर जाकर के बन गया sec स्क्वायर x, और नीचे में बचा क्या, sin बाई cos, जिसको कहेंगे हम tan x। अब इस चीज का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब देखो tan x को हम रूट अंडर tan x इंटू रूट अंडर tan x लिख सकते हैं, 2 बार गुना करके। तो इससे अगर हम इसको कैंसिल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, रूट अंडर tan x से, इस दोनों को कैंसिल करके हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा sec स्क्वायर x ऊपर में और नीचे में रूट अंडर tan x इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखो आ गया क्वेश्चन। अब हम अगर tan x को z मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है।
बहुत ही प्यारे तरीके से हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ से हम लिखेंगे माना z इक्वल टू 10x, तो dz क्या हो जाएंगे यहाँ से सेक स्क्वायर x dx। चलिए हो गया यहाँ तक सॉल्व। अब देखो क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हो गया सॉल्व, तो हो ही गया क्वेश्चन। अब सॉल्व करना क्या है, नीचे में रूट अंडर 10x है, तो 10x को तो हमने z माना है तो रूट अंडर z हो जाएगा, और ये ऊपर वाला जो है ये किसके इक्वल है dz के इक्वल। सेक स्क्वायर x dx किसके इक्वल था dz के इक्वल, तो रख दी। 1/√z, 1/√x का इंटीग्रेशन सीधे होता है 2 रूट अंडर x, तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट अंडर z प्लस c, 2 रूट अंडर z प्लस c। z हमने किसको माना था 10x को, तो यहाँ पर बस z का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 रूट अंडर 10x और प्लस c, ये हो गया अपना आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर इस क्वेश्चन को समझने में कहीं पर भी किसी स्टेप में डाउट रह गया ना, तो एक बार कमेंट प्यारा सा जरूर कर दो कि सर नहीं समझ में आया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा। देखो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, मतलब ऊपर वाले चीज को अगर हम z मानते हैं तो 1/x इसका डेरिवेटिव है, तो बस नॉर्मल सा लिख देना है, माना z इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ से dz इसका क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा 1/x dx। ठीक, ये चीज का स्क्वायर है, ये z का स्क्वायर हो जाएगा, और 1/x dx किसके इक्वल होगा dz के इक्वल। तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करो, तो 1 प्लस लॉग x को आपने z माना तो ये हो गया z का स्क्वायर, और 1/x dx dz, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा z स्क्वायर का z³ प्लस c। इसका मतलब z हमने माना था 1 प्लस लॉग x को, तो 1 प्लस लॉग x का क्या हो जाएगा पावर 3 और डिवाइड में 3 और प्लस में c। ये हुआ अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो भी तो है बहुत ही प्यारा सा, चलो देख ही लेते हैं लगे लगे। 36 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, ये है क्वेश्चन में x प्लस 1 और इनटू में है x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पर भी दिखे, और चाहे प्रतिस्थापन वाला जो भी क्वेश्चन हो, तो उसमें अगर किसी चीज का पावर है ना कुछ, तो हमेशा z उसी को माना जाता है। अगर रूट के अंदर में कोई टर्म है तो z उसी को माना जाता है, और उसी को मानने का हम लोग कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा ज्यादा करना पड़े उसमें कुछ सोल्यूशन तो वो भी करते हैं। तो यहाँ पर देखो x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर है, यहाँ पर इस चीज को हम मानेंगे z, तो इसका डेरिवेटिव तो भाई होना चाहिए ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x प्लस लॉग x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 और लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, मतलब ये चीज हमारे पास आना चाहिए। कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर देखो कैसे आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 में हम x से भाग दे सकते हैं, x प्लस 1 में हम चलो x से भाग दे दिए, और इसको हम लिख देते हैं x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। इसको अलग अलग करके देख लो ना, अलग अलग करके देखते हैं। x में हम x से भाग देंगे, और फिर 1 में हम x से भाग देंगे, अलग अलग हो गया। x में x से भाग दो, एक बार 1 में x से भाग दो, यहाँ से हो गया x प्लस लॉग x इसका होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल होकर के 1 बचा के अपने पास 1 प्लस 1/x, यही ना बचा, और इनटू में है x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि आप किसको मानेंगे z और किसको मानेंगे dz। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना z इक्वल टू x प्लस लॉग x। ठीक है, तो यहाँ से dz क्या हो जाएगा अपना 1 प्लस 1/x dx, यही होगा। वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये चीज मतलब z का स्क्वायर, और ये मतलब dz। इसका भी आंसर क्या आएगा, z³ प्लस c, मतलब z क्या है x प्लस लॉग x, इसका क्या हो जाएगा पावर 3, डिवाइड में हो जाएंगे 3 और प्लस में c। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, x³ इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, क्या आप मानिएगा, अगर साइन को मानते हैं z तो इसका डेरिवेटिव कॉस तो है नहीं, यहाँ
कॉस हम ला भी नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। तो यहाँ किसी तरह से हमको tan इनवर्स को मानना होगा z। तो tan इनवर्स को अगर z मानेंगे तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर डेरिवेटिव निकालना है tan इनवर्स x का तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, यही ना। अगर हमको निकालना है डेरिवेटिव tan इनवर्स x टू द पावर 4 का, तो tan इनवर्स के साथ जो है उसी के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो पहले निकलेगा x टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में और फिर डेरिवेटिव x टू द पावर 4 का x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर और इनटू इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब। तो इसका मतलब साफ साफ क्या आ गया, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ये होगा इसका डेरिवेटिव किसका, तो tan इनवर्स x टू द पावर 4 का, ये चीज आएगा। तो नीचे में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 तो दिख रहा है, ऊपर में भी एक्स क्यूब दिख रहा है, बस 4 का कमी है। तो 4 के लिए तो हम कोई भी खेल कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम किसको मानेंगे, tan इनवर्स x टू द पावर 4 को मानेंगे z। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना z इक्वल टू क्या चीज, tan इनवर्स x टू द पावर 4। तो dz क्या निकलेगा, इसका डेरिवेटिव निकला है ना अभी, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx, ये ना निकला इसका डेरिवेटिव। लेकिन ऊपर में हमारे पास केवल एक्स क्यूब और नीचे वाला ये चीज़ बचा हुआ है, मतलब ये चीज़ 4 जो है ये क्या हो जाएगा, भाग में चला आएगा। तो dz अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और dx, ठीक है ना। वैल्यू पुट करो तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन और tan इनवर्स x टू द पावर 4 को क्या माने हैं, z, ठीक। और एक्स क्यूब ये इतना, ये किसके इक्वल है, dz अपॉन 4 के, ठीक। इसमें से 1/4 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 1/4 निकल गया बाहर। इंटीग्रेशन निकलना है साइन z का z के रिस्पेक्ट में। कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। तो यहाँ से हो जाएंगे इसका -1/4 -1/4 कॉस z प्लस सी, यही होगा आंसर। क्या हो रहा है, -1/4 और कॉस z आपने किसको माना था, tan इनवर्स x टू द पावर 4, tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस सी। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, लगे एक क्वेश्चन देख लो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी चीज नीचे में है उसका डेरिवेटिव साफ साफ ऊपर में दिख रहा है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके बुक में आंसर मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x टू द पावर 10, x टू द पावर 10 का मतलब क्या है, ये x टू द पावर n हुआ, x का पावर कोई संख्या है। और यहाँ है 10 टू द पावर x, इसका मतलब हो गया ये a टू द पावर x वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हुआ। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a, ये होता है इसका डेरिवेटिव। और x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x टू द पावर n-1, ये होता है। मतलब किसी भी वेरिएबल का पावर है ना कुछ, तो उसके पावर को गुना में लाइए, एक घटा दीजिए, ये होता है उसका डेरिवेटिव। अगर a टू द पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कुछ, तो उसका डेरिवेटिव उतना ही होता है, लेकिन अगर बेस a है तो लॉग a लग जाएगा। अगर e होता बेस तो log e हो जाता, जिसका वैल्यू क्या होता, 1। तो चलिए वो सब तो बात की बात है, यहाँ पर साफ साफ हमको दिख रहा है। तो चलिए साफ साफ हम लिखते हैं, माना z इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, मतलब नीचे वाला चीज। तो यहाँ से dz क्या हो जाएगा, x टू द पावर 10 का डेरिवेटिव 10 आएगा, गुना में x का पावर 1 घट जाएगा। और 10 टू द पावर x है, इसका डेरिवेटिव 10 टू द पावर x होगा, लेकिन log 10 लग जाएगा साथ में। देखो सेम ऊपर वाला मिल रहा है ना। तो नाउ वैल्यू पुट करने पर हमारे पास क्या आएगा, 1/z dz, यही आएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मोड ऑफ z प्लस सी, मतलब z आपने किसको माना था, तो log ऑफ मोड ऑफ x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस सी। अब आपके बुक में जो भी ऑप्शन हो, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। नहीं समझे, समझ गए होंगे। यहाँ देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखे कि नीचे में आपको कोई फंक्शन दिखाई दे, जस्ट ऊपर में डेरिवेटिव मिल जाए, तो उसका आंसर क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला फंक्शन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला फंक्शन। जैसे देख लो आपके पास क्वेश्चन रहे साफ साफ क्वेश्चन रहे, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में cos x है, नीचे में sin x है, इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, मतलब sin x को आप क्या करेंगे, z मान लेंगे, तो उसका डेरिवेटिव cos x है ना ऊपर में, sin x का डेरिवेटिव cos x, इसका आंसर क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल
ये आपके पास इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स है ऊपर में और नीचे में tan x dx है, मतलब नीचे में जो फंक्शन है आपके पास उसका डेरिवेटिव ऊपर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला, log ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला, log ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाला। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अब बचा अपना एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए आइए उसको भी देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे भैया बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लास्ट वाला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखो नीचे में अगर आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन ऐसा डेरिवेटिव आपको ऊपर में कहीं दिख नहीं रहा, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इस दोनों में एक ऐसा रिलेशन हम क्लास 10th में पढ़े हुए हैं जिसका योगफल क्या होता है, 1 होता है। मतलब साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ने पर क्या होता है, 1। तो यहाँ पर हम इस चीज को ऊपर में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं 1 को, और नीचे में तो है साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में है कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे, देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर में नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। कैसे अलग अलग होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार हम साइन स्क्वायर एक्स से भाग दे देते हैं, किसमें, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स में, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स में, फिर प्लस देकर कॉस स्क्वायर एक्स में भाग दे देते हैं इसी चीज़ से, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और होल इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में, होल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से देखो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो क्या बच रहा है, नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स बच रहा है जो कि ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ नीचे में साइन स्क्वायर एक्स बच रहा है जो कि ऊपर जा करके कॉसेक स्क्वायर एक्स बच जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब बताओ मेरे प्यारे भाइयों, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। दोनों ही प्यारा सा आंसर। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख देंगे, tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और प्लस तो सी लगेगा ही लास्ट में, कांस्टेंट। तो यही रहा अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव जो भी ऑप्शन अपना मैच कर रहा होगा आप लोग मिला लेंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा, हमने तो बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया। अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन को समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट रह गया तो एक बार कमेंट करके मेरे प्यारे भाई जरूर बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे प्यारे भाई पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करते रहें ऐसे ही वीडियो को।